Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the economics for class 12th and it is our second chapter of second books and it is sixth part of this chapter. So today's topic is the features of economic policy pursued under the planning till 1991. तो हमारा features क्या रहा जो हमने planning generate किया था 1991 तक उसकी कंडीशन कैसी रही, क्योंकि आपको पता है 1991 के बाद न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ हमारी अप्लाई होती है, ठीक है. बट बिफोर दैट व्हाट टाइप ऑफ द सिचुएशन इज़ देयर, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो पहले हम बात कर लेते हैं फीचर्स की. तो जब फीचर्स की बात करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे देखा जाए तो प्लानिंग इन इंडिया हैज़ विटनेस्ड अ मार्क्ड शिफ्ट इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन द ईयर 1991. तो नॉर्मली हमने देखा कि जो हमारी प्लानिंग थी इंडिया की वो पूरी तरीके से विटनेस दी किस तरह की कि पॉलिसीज़ को शिफ्ट किया था उसने 1991 में न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ के रूप में. तो एटलीस्ट हुआ क्या था कि न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ के रूप में हमने कुछ बदलाव किए थे. वो बदलाव क्या थे और क्या सिचुएशन उसमें रही, जैसा कि आपको थोड़ा पता भी है, लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात इसमें रही. लेकिन ये चीज़ें कैसे रही, क्या रही, उसके बारे में अगर देखें तो क्या इफेक्ट पड़ता है. अकॉर्डिंग टू द फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी और ऑफन द स्टडीज सेपरेटली फॉर द पर 1991 पीरियड एंड पोस्ट प्री 1991 पीरियड एंड पोस्ट 1991 पीरियड. तो हम इकोनॉमी को आज के टाइम में दो कैटेगरीज में स्टडी करते हैं, एक 1991 से पहले और दूसरा 1991 के बाद, यानी कि न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी के अप्लाई होने से पहले और न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी से बाद, अप्लाई होने के बाद. द प्रेजेंट सेक्शन डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी बिटवीन द पीरियड ऑफ 1951 टू 1991 एज अंडर. तो आज का जो सिचुएशन है, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ये हमारा जो डिटेल्स है वो 1991 तक का है. कहाँ से? 1951 से. तो 1951 से 1991 तक के पॉलिसीज़ के बारे में हम समझने का काम करेंगे. इसमें दूसरी चीज़, पहला पॉइंट क्या आता है कि इसमें क्या था, द हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर्स. जो निर्भरता थी वो ज़्यादातर क्या थी, पब्लिक सेक्टर्स पे थी, यानी कि वी आर डिपेंडेंट ऑन द पब्लिक सेक्टर्स. हाउ इट्स कैन बी, द पब्लिक policy prior to 1991 indicates the heavy reliance on the public sectors. Public अगर इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक पॉलिसी की अगर जब भी बात होती है तो 1991 से पहले की बात करें तो जो डिपेंडेंसी थी वो ज़्यादातर क्या थी, पब्लिक सेक्टर के ऊपर थी. Thus the industrial policy resolution 1956 as many as 17 industries were reserved for the public sector against the 12 industries and marked for the private sectors. तो हमारे 1956 की बात करें, इसे हम कहते हैं इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हुए थे इस टाइम में, और साथ ही साथ उस सिचुएशन में क्या था कि हमारे पास जो 16 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसको हमने पब्लिक सेक्टर्स के रूप में देखा, यानी कि गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ पे रखी, और 12 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसमें जो कंडीशन थी वो प्राइवेट अथॉरिटी के रूप में, यानी कि प्रोडक्शन जो कंडीशन थी वो प्राइवेट अथॉरिटी के पास थी. इट वर रियलाइज दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द socialist pattern of society could be achieved only through the comprehensive development of the public sector's enterprises. तो ये उसमें देखा गया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है सोसाइटी के डेवलपमेंट को लेके वो केवल कम्प्रिहेंसिव जो हमारा प्लानिंग होता है या डेवलपमेंट पॉलिसी है उसके बेसिस पे हम इसको अचीव करते हैं. कम्प्रिहेंसिव में मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हम पहले से क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं और उसी के हिसाब से प्लानिंग्स को करते रहते हैं और इम्प्लीमेंशन उसका होता रहता है 1 by 1 करके. तो नॉर्मली अगर देखें तो हमारा जो डिपेंडेंसी थी वो ज़्यादातर क्या थी, पब्लिक सेक्टर्स पे थी. पब्लिक सेक्टर्स पे हमारे पास इंडस्ट्रीज ज़्यादा थी तो उनके ऊपर लोड भी ज़्यादा था, और हमारे पास केवल 12 ऐसे सेक्टर्स थे या 12 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो प्राइवेट अथॉरिटी के रूप में थी हमारे पास. आगे अगर बात करते हैं रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, उसके पहले क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948 the new industries in the private sector could not be established without license and registration. अगर नॉर्मली देखें तो जैसे हमने कहा न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी के आने के बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रोथ की है, लेकिन उसके पहले क्या था कि हमारे यहाँ कोई भी प्राइवेट अथॉरिटी
किसी भी तरह के इंडस्ट्रीज़ को तब डेवलप कर सकता था जब वो लाइसेंसिंग पॉलिसी को फॉलो अप करता है या फॉलो करता है। ये सिचुएशन कब थी? 1948 के पॉलिसी के अकॉर्डिंग। सिमिलरली द मोनोपोली एंड द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 placed the several restrictions on the expansion of the existing industrial and the private sectors। तो मोनोपोलीज़ की अगर बात करें तो मोनोपोलीज़ में नॉर्मली क्या होता है कि मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन होती है। हमारे पास जो मार्केट होता है उसका कई फॉर्म है। हम दूसरा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें आपको इसके बारे में समझाएं, आपको पता ही है। तो नॉर्मली मोनोपोलीज़ की अगर बात करें तो एक अधिकार नॉर्मली इनका था, यानी कि जो भी काम करना था वो प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग करते थे। तो यहाँ लिखा है जैसे कि हिसाब से, तो मोनोपोलीज़ एंड द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट 1969, ये एक्ट 1969 में प्लेस्ड हुआ था। placed the several restrictions on the expansion of existing इंडस्ट्रीज इन प्राइवेट सेक्टर्स। तो इन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेंशन करने का काम किया प्राइवेट सेक्टर्स में, यानी प्राइवेट सेक्टर में कुछ इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने का काम किया गया। तो रेगुलेटेड द डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स वाज द इंश्योर दैट देयर वाज नो कंस्ट्रक्शंस ऑफ इकोनॉमिक पावर इनटू द प्राइवेट हैंड्स। तो ये क्या रेगुलेट करने का काम करता था? जो प्राइवेट सेक्टर्स हमारे रन कर रहे हैं, एज अगेन द रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट की जब बात थी तो उसमें क्या था, वाज इंश्योर, ये निश्चित किया जाता था दैट देयर वाज नो कंस्ट्रक्शंस ऑफ इकोनॉमिक पावर्स। तो वहाँ पे उसका जो ऑब्जेक्ट है वो पैसे को जनरेट करने का ऑब्जेक्ट नहीं है इन द प्राइवेट हैंड्स, केवल प्राइवेट हैंड में। मतलब ये कि जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज प्राइवेटली डेवलप्ड होती थी तो उनमें को ये इंश्योर किया जाता था कि ये इंडस्ट्री जो डेवलप्ड हो रही है वो पैसे कमाने के लिए नहीं हो रही है, वो सोशल वेलफेयर को मेंटेन करने के लिए हो रही है, जो कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव भी था। क्योंकि हमें पता है कि आज़ादी के टाइम और आज़ादी से पहले हमारे पास फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम रही है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम रहा है। हम जहाँ पहले प्रोड्यूसर होते थे अभी हम इंपोर्टर बन गए, कंज्यूमर के रूप में हम आ गए। तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी कंट्री, हमारी अपनी गवर्नमेंट के पास एक प्रॉब्लम्स थी और एक फियर भी था कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में जो लोग कैपेबल थे, जो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सकते थे, उन लोगों का क्या किया गया, उन लोगों के माध्यम से उन इंडस्ट्रीज़ को डेवलप तो किया गया, लेकिन मोटिव जो रखा गया वो ये था वेलफेयर का रखा गया। यानी कि ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री जो डेवलप्ड हो रही है वो केवल प्रॉफिट के मोटिव पे डेवलप्ड हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन जो रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, उस चीज़ में पॉइंट था। आगे हम बताए प्रोटेक्शन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया में अगर आज भी देखें तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में या जॉब अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास जनरेट होती है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जनरेट होती है। यानी कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थोड़े से कम है कंपेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो नॉर्मली देखते हैं क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वॉज रेगुलेटेड थ्रू सेवरल एक्ट्स, particularly MRTP, that's been what the Monopolistic and Restrictions State Policies Practices Act. Small scale industries on the other hand was offered the protection from the competition. नॉर्मली अगर बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो हमारी रन कर रही थी वो MRTP यानी कि जैसे मैंने आपको बताया मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग रन कर रही थी। दैट्स मीन व्हाट, अगेन यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें क्या था, द कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक पावर इज इन द प्राइवेट हैंड। ये देयर वाज नो, ये सिचुएशन ये थी कि वो जो प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिश हो रहे थे वहाँ पे इकोनॉमिक पावर किसी कुछ लोगों के हाथ में न हो, इसको पॉइंट ऑफ व्यू के रख के या फिर इसको प्रोटेक्शन देने के पर्पस पे क्या किया गया था, हमारा जो MRTP जो था उसको जनरेट किया गया था। सेम सिचुएशन यहाँ पे आया। तो ये प्रोटेक्शन किसके लिए था, ये प्रोटेक्शन था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे हमको पता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लेबर पावर लगता है, लेबर इंटेंसिव होता है, और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो क्या होती है, कैपिटल इंटेंसिव होती है। कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव का सेंस ये होता है कि लेबर इंटेंसिव में लोग काम करते हैं और कैपिटल इंटेंसिव में मैकेनिज्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे था क्या कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑन द अदर हैंड वॉज ऑफर्ड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द कंपटीशन। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या किया था, प्रोटेक्ट करने का काम किया गया था जो मार्केट में आने वाले कंपटीशन होती है उनसे। द सर्टेन एरियाज आर द प्रोडक्शन वर द एग्जीक्यूटिवली रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, particularly the labor intensive industries such as a ready-made garment, chemicals, लेदर प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो नॉर्मली अगर देखें तो हमारे यहाँ क्या किया गया था,
मतलब 1991 की पॉलिसी से पहले, तो उसमें जो प्रोटेक्शन था वो एरिया वाइज कर दिया गया था। कुछ एरिया में या कुछ तरह के प्रोडक्ट के लिए केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोडक्शन को करेंगी, जैसे हमारे पास लेदर प्रोडक्ट हो गया, रेडीमेड गारमेंट हो गया, केमिकल हो गया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी थी वो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही कर सकती थी। आगे हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की। जब बात होती है तो जैसा कि स्टेटमेंट ही कहता है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट जो है वो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस थी, हमारी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट था, क्योंकि हमें पता है जहाँ छोटी इंडस्ट्री होती है वहाँ कम लोग काम करते हैं, वहाँ इकोनॉमिकल ग्रोथ कम हो सकता है, लेकिन जहाँ हैवी इंडस्ट्रीज होती है, बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ हजारों लाखों लोग काम करते हैं। तो नॉर्मली इंडस्ट्रीज लाइक ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेशन, द engineering goods and the iron or steel industries were identified at the strategic significance. These industries were developed on the priority basis. नॉर्मली अगर देखा जाए कि यहाँ पे जो लाइन भी कह रहा है कि इंडस्ट्रीज ऑफ लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स एंड द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो थी, ये एक हैवी इंडस्ट्रीज है, इनके लिए बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब की रिक्वायरमेंट होती है, और इनको तब डेवलप किया गया जब जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट हुई, यानी कि जैसी जैसी प्रायोरिटी हमारी बढ़ती गई, हमने उसी के हिसाब से इन इंडस्ट्रीज को यानी हैवी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना शुरू किया। नेक्स्ट फोकस ऑन सेव एंड इन्वेस्टमेंट। सेव एंड इन्वेस्टमेंट की सब जो फोकस थी, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट तब कर पाएंगे जब हमारी सेविंग होगी, तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वर आइडेंटिफाई एज द की डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे पास जो हमारी ऑब्जर्वेशन रही प्लानिंग कमीशन की, नॉर्मली वो ये देखा गया कि अगर देखें तो हमारा जो फोकस था वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ था, क्योंकि आज भी इंडिया में इन्वेस्टर कम है, ठीक है, और आज तो मतलब हम काफ़ी डेवलप्ड हैं और अपनी चीज़ों को खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट दैट टाइम बिफोर द 1991 पॉलिसीज़ तो था क्या कि हमारे यहाँ इन्वेस्टर कम होते थे। क्यों कम होते थे? क्योंकि उनको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी जो रिक्वायर्ड अमाउंट था वो अवेलेबल नहीं होता था, इस वजह से वो क्या होते थे, कम होते थे। तो यहाँ भी सिचुएशन यही रही कि जो पॉलिसी रही उसमें इस चीज़ को फोकस किया गया कि लोग सेविंग्स ज़्यादा से ज़्यादा करें और उस सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकें। किसके पर? यहाँ पे इन्वेस्ट करता है की डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि एक की डिटर्मिनेशन हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। द हाई इंटरेस्ट रेट वर ऑफर्ड टू प्रमोट द सेविंग्स while investment is includes through the subsidies and the capital grants। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर आप पैसे गवर्नमेंट का बैंक में डिपॉजिट करते हो तो आज के टाइम में जो रेट मिलता था इससे बेहतर रेट या जो भी रेट उस वक्त बेहतर हो सकता था, उन लोगों ने देने का काम किया, ताकि जब लोगों को पैसे, देखिए दो तरीके से, हम घर पे पैसे रख के उसको बढ़ा नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं या सेविंग्स के रूप में किसी बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत उसमें पैसे हमारे बढ़ेंगे। तो वो जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि हमें सेविंग्स करनी चाहिए, तो ये एक ऑब्जेक्टिव था उसको प्रमोट करने का, सेविंग्स को। और जब उसके बाद तो क्या कि लोग इन्वेस्टमेंट, मान ली मेरे पास पैसे हैं लेकिन कम पैसे हैं, हम बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हैं, बट पैसे ही कम है तो हम उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में क्या रहा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इन लोगों को सब्सिडी रेट पे फाइनेंस को अवेलेबल कराने का काम किया। जब फाइनेंस अवेलेबल होना शुरू हुआ तो उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दिया। तो ये फोकस था हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का 1991 से पहले। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, हमने अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अपनी इकॉनमी को क्लोज्ड इकॉनमी में कन्वर्ट कर रखा था। क्लोज्ड इकॉनमी और ओपन इकॉनमी दो तरह की इकॉनमी होती है। क्लोज्ड इकॉनमी में ये होता है कि जो भी प्रोडक्टिविटी होती है या जो भी रिक्वायरमेंट होती है हम अपने ही रिसोर्सेज से उसको फुलफिल करने का काम करते हैं। हम FDI जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम वेलकम नहीं करते। और ओपन इकॉनमी में क्या होता है कि हम पूरी दुनिया के लिए अपनी इकॉनमी को ओपन कर देते हैं, दुनिया भर के लोग हमारे मार्केट में आते हैं, अपनी सेलिंग करते हैं, जिससे आज के टाइम में हमारी ओपन इकॉनमी है। तो नॉर्मली अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने का काम किया गया था। हाई इंपोर्ट ड्यूटीज एंड द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस वर द लेव्ड ऑन इंपोर्ट, तो वो प्रोटेक्ट कैसे करने का काम किया था, जो लोग इंपोर्ट करते थे तो इंपोर्ट होने पे क्या होता था, हमको ज़्यादा टैक्स पे करना, इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा पे करना पड़ता था, और उसमें भी क्वालिटी रिस्ट्रिक्शंस थी कि हम इतने से ज़्यादा खरीदारी नहीं कर सकते थे। इससे ये था कि हमारे पास जो फॉरेन के प्रोडक्ट आते थे वो कम मात्रा में आते थे और हमारे मार्केट में कंपटीशन को जनरेट नहीं कर पाते थे, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, द प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात ना, फोकस ऑन द इम्पोर्ट्स
सब्सटीट्यूशंस, हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस पे फोकस, यानी कि अगर नॉर्मली देखें तो इट इज इम्प्लाइड द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स विच वर द इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। ये उन चीज़ों की बात कर रहा है जिसको हम क्या करते हैं, अब्रॉड से इंपोर्ट करने का काम करते हैं। तो अब इसके सब्सटीट्यूट्स को ढूंढने की बात कर रहे हैं। द बेसिक आइडिया वाज टू सेव द फॉरेन एक्सचेंज एंड बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट। तो इसमें सब्सटीट्यूट को ढूंढने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि हम अपने जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर पाएँ, यानी कि जो फॉरेन करेंसी है या हमारी करेंसी है मार्केट में कम जा पाए, और इसके साथ साथ हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना पाए, यानी कि आत्मनिर्भर बना पाए, हम अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सकें। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फॉरेन कैपिटल्स की अगर बात करें तो आपको पता है कि फॉरेनर्स के पास उस वक्त भी कैपिटल थे अच्छे, और डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। तो नॉर्मली अगर देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वॉज, यानी कि FDI वॉज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड थ्रू द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये जो फेरा होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटेड एक्ट के थ्रू इसको कंट्रोल करने का काम किया था। यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फेरा के थ्रू कंट्रोल करने का काम किया जाता था। देन लोन्स फ्रॉम द अब्रॉड वेयर अकॉर्डेड द हाई प्रायोरिटी दैन FDI। नॉर्मली अगर देखें तो लोन अगर हम लेते थे उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था FDI से। लोन होने का मतलब क्या है कि पैसे हमने लिए हम उसको चुकता कर सकते हैं, और FDI में क्या था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आता था, वो लोग यहाँ की मार्केट पे, यहाँ की इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट करने का काम करते थे। दिस वॉज टू मिनिमाइज द इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट बाय द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो नॉर्मली अगर देखें दिस वॉज मिनिमाइज द इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट बाय द फॉरेन इन्वेस्टर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कम से कम करने की कोशिश करते थे फॉरेन इन्वेस्टर्स को, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर के लिए हमारे जो दरवाजे होते थे बहुत ही कम खुल पाते थे। नेक्स्ट कंट्रीज की बात करें तो ये 9th पॉइंट है, सेंट्रलाइज प्लानिंग। हमारे यहाँ जो भी प्लानिंग होती है सेंट्रलाइज, हमारे पास सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दो सिचुएशन आती है। सेंट्रलाइज का सेशन ये होता है कि वो प्लानिंग जो ऑनर होता है वो कर सकता है, यानी कि जो मेन कंट्रोलर होता है उसके हाथ में होती है। एक बिजनेस में से CEO जो होता है, कंपनी का जो मेन CEO होता है वो क्या करता है, प्लानिंग्स को इंप्लीमेंट करने का काम करता है, वो प्लानिंग को रिप्रेजेंट भी कर सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट अथॉरिटी, जैसा ही मैनेजमेंट अथॉरिटी करती है। और डिसेंट्रलाइजेशन ये होता है कि जितने भी लोग हैं जिस लेवल पे भी अथॉरिटी को मेंटेन करते हैं वो हर एक लेवल पे अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि हमारे यहाँ जितने भी प्रोग्राम थे वो सेंट्रलाइज थे। नॉर्मली अगर देखें तो प्रोग्राम ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट द स्टेट लेवल वर अलाइंड टू द सेंट्रल प्लानिंग। स्टेट लेवल पे भी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम थे वो सीधी तौर से किसके साथ अलाइन थे, जुड़े हुए थे, वो थे सेंट्रलाइज प्लानिंग के साथ। That is the objective of the growth as specified as the state level did not contradict with the overall strategy for the growth of specified in the 5-year plans। तो ये क्या था कि एक स्पेसिफाइड प्लान होता था जिसकी वजह से क्या था कि जो स्टेट लेवल के लोग होते हैं, स्टेट लेवल की अथॉरिटी होती थी, उसमें किसी तरीके की बाधाएं उत्पन्न नहीं कर सकती थी, उसमें किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस नहीं, क्योंकि ये सेंट्रलाइज होता था। सो in this video that's all. If you have any type of the queries or the problems you should be consulted with through the Google Classroom. Thank you.